बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि एसीबी डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एसीबी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे रुख करेंगे। काम करवाने के एवज में पैसे का लेन देन करता है और ये सूचना जब पूर्व में आई थी तभी हमने जो है टेक्निकल सर्विलेंस अपनी शुरू कर दी थी और उस योजना में हमारे पूर्व के जो अधिकारी थे यहाँ पे वो भी शुरुआत में शामिल थे। उसके बाद से सौरभ श्रीवास्तव हमारे एडीजी साहब, इन्होंने इसकी कमान संभाली थी और कल की जो सर्च वगैरह है उसमें दिनेश अमन साहब ने जो है अपना सुपरविजन किया। तो कहने का मतलब है कि लंबे समय से एक इस मॉड्यूल को हम लोग सर्विलेंस कर रहे थे और अंत में वो कल फलीभूत हुआ, जिसमें ये सूचना मिली थी कि कमलेश से 5 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन कमलेश ने कहा कि मैं अभी 5 नहीं, मैं 1 लाख ही दे पाऊंगा। फिर उनको 26 यानी कि कल 26 तारीख को बुलाया था अपने कोटा स्थित आवास पर। इस सूचना पर हमने यहाँ से विक्रम सिंह को मैं उनकी टीम के रवाना कर दिया था, जो हमारी टेक्निकल सर्विलांस भी करते हैं। हमारी टेक्निकल टीम से उनका समन्वय रहेगा, इसलिए उनको वहाँ भेज दिया था। और कोटा में सुधीर चौधरी जो हमारे एसपी हैं, उनके सुपरविजन में चंद्रशील एडिशनल एसपी की टीम को तैयार कर दिया गया था। और जैसे ही कमलेश ने वहाँ पहुँच करके उनको रुपए डिलीवर किए थे 1 लाख, सही राम मीणा डिप्टी कमिश्नर को, जो हमारे एक्यूज्ड हैं अब, तो उन दोनों को वहीं मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया था। रुपए बरामद हो गए थे और साथ में वहाँ की सर्च में 3,95,000 रुपये और बरामद हुए। जब वहाँ पे हमारी ये कार्रवाई, ट्रैप की कार्रवाई जब सफल हो गई, तो उसके साथ ही तत्काल हमारी टीमें जो यहाँ तैयार थीं, शरद चौधरी एसपी साहब के नेतृत्व में हमने यहाँ पे 4 टीमें बना रखी थी। उन टीमों ने फौरन इनके यहाँ के जो निवास स्थान थे उन पर सर्च की कार्रवाई शुरू कर दी। वो सर्च खास तौर पे एयरपोर्ट के पास जो उनका मकान है, उसकी सर्च में जो सामान मिला वो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। जो कैश था वो जो कल का लगभग 5 लाख का कैश और कल की रात की बरामदगी का कैश, जो टोटल मिला करके जो अभी तक की सूचनाएं हमारे पास हैं, वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। अब तक नकद कुल 2,35,000 लगभग 2 करोड़ नकद जो है लगभग 2 करोड़ 35 लाख अब तक बरामद हो चुके हैं। जवाहरात करीबन 6,26,000 के तकरीबन बरामद हो चुके हैं। इनके पास कुल 106 आवासीय प्लॉट के कागजात मिले हैं, जो इनके खुद के नाम भी हैं, इनकी पत्नी के नाम भी हैं, बेटे आदि के नाम से भी हैं। कुल 25 दुकानों के कागजात मिले हैं और 2 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिले हैं। 5 बीघा इनके पास एग्रीकल्चर की ज़मीन भी है। कुल 15 बैंक खाते मिले हैं, जिनके बारे में हम बैंक से सूचनाएं प्राप्त करेंगे और लॉकर्स वगैरह कितने हैं इनकी भी सूचनाएं, क्योंकि बैंक बंद था कल भी और आज भी, तो उनकी सूचनाएं भी हम प्राप्त करेंगे। जयपुर में शरद चौधरी के नेतृत्व में हमारे जिन अधिकारियों ने काम किया, तो पृथ्वीराज, आलोक शर्मा, देशराज और महेश शर्मा ने काम किया था। और कोटा में सुधीर चौधरी, चंद्रशील और विक्रम सिंह ने काम किया था। एक मैरिज गार्डन और एक पेट्रोल पंप, इसके भी कागजात मिले हैं। 4 ट्रक और 4 कारें जो इनकी और भी हैं, वो संपत्तियां हैं। 10 पहिए वाले 10 चक्के वाले। ये क्या क्या मिला है डिटेल अभी सौरभ बताएंगे। सौरभ बताएं। बॉम्बे के लिए दिनेश अमन ने बात की थी बॉम्बे पुलिस में, वहाँ समन्वय करके वहाँ के फ्लैट की, चूंकि कल मालूम पड़ गया था,
तलाशी कराई थी, बॉम्बे पुलिस ने तलाशी कर ली और कोई विशेष संपत्ति के कागजात या कोई ऐसी बात वहां नहीं मिली। दिल्ली के एक फ्लैट के बारे में और पता लगा है, जहां के बारे में अभी कार्रवाई की जाएगी। सर, काफी लंबे समय से ये कमा रहे हैं पैसा, इस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से कमाया पैसा, तो ये ऐसा नहीं लगता है कि एक लंबे समय बाद एसीबी की नजर पड़ी है, पहले पड़ती तो काफी नकेल कर सकते थे यहाँ पे। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से बहुत सारे काम कर रहे हैं। नज़र जिस पे पड़े वो कब पड़े ये तो अब तय नहीं होता, इट इज़ नेवर प्री डिस्टाइंड। लेकिन यस, जब नज़र पड़ी तो फिर छोड़ा भी नहीं जाएगा। कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी कल सर्चेज हुई हैं, अभी इनकी जांच होगी। उम्मीद ये है कि अभी और भी कुछ कागजात मिलेंगे, एफआईआर होगी। ये एक लंबा प्रोसेस है और जैसे जैसे जो चीज़ें सामने आएंगी वो उसमें इन्वॉल्व होती जाएंगी। तो ये अपना जो व्यक्ति है ये अपना पॉलिटिकल ग्राउंड भी बना चुका था। बताया जा रहा है कि ये सारा पैसा इसने संभवतः एक पॉलिटिक्स में आना चाहता था, इसलिए ये इकट्ठा कर रहा था। कल जब घर पे सर्च करी जयपुर में तो कुछ टीम को दिक्कतें भी आई थी। इससे पहले जो सीबीआई भी इनके पीछे पड़ी थी, लेकिन सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा, ये एसीबी के हाथ आया। सीबीआई उसके पीछे पड़ी, इसकी जानकारी हमें नहीं है और उनकी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा थी या नहीं थी ये भी अभी हमारी जानकारी में नहीं है। अभी कल उनको गिरफ्तार किया गया है देर शाम को, आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, पूछताछ होगी और अगर इस तरह की कोई बात सामने आएगी तो आपको भी जरूर शेयर करेंगे। कोई दिक्कत है सर टीम को जब कल सर्च किया वहाँ घर पे जयपुर? कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। किन धाराओं में बुक करा अभी फिलहाल? अभी तो अब हमारी एफआईआर ड्राफ्ट होके जा रही है वहाँ पे। इनकम टैक्स को भी इन्फॉर्म करेंगे? हम उन सभी एजेंसीज को इन्फॉर्म करेंगे जिनसे हमारा हमेशा समन्वय रहता है। इनकम टैक्स को भी करेंगे, ईडी को भी करेंगे और भी कई एजेंसीज हैं उनसे भी करेंगे। टोटल आंकड़े की बात करी जाए तो कितना ये कहाँ तक पहुँच सकता है? 100 करोड़ 200 करोड़? वैल्यूएशन नहीं हुआ है, वो भी अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो आय से अधिक संपत्ति होती है उसमें जो वैल्यूएशन होगा वो एक थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा केस है। सर कुछ ये डिटेल आई है कि ये कितने समय में इसने ये इतनी बड़ी संपत्ति अर्न की है, कहाँ कहाँ ये पोस्टेड रहे, किस दौरान सबसे ज्यादा कमाया, कुछ ऐसी जानकारी आई? अभी इसकी जानकारी हम लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी जानकारी ली जाएगी कि इन्होंने क्या क्या कितना कमाया, इनकी लीगल कितनी इनकम है और इनकी असेट्स कितने हैं। यही तो हमारा इस केस में बनेगा। हमारे अब इसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कोटा में जो केस है वो एक रिश्वत लेने और रिश्वत देने का केस है जो वहाँ दर्ज होकर के कार्रवाई होगी, और जो यहाँ पे सर्चेज चल रही हैं उसकी एफआईआर तो इन सर्चेज की कार्रवाई पूरी होने के बाद जो रिपोर्ट बनेगी उसके बाद होगी। उस एफआईआर में के चाक होने तक ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएंगी, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही, कहाँ कहाँ क्या रहा। सर एसीबी की जो हिस्ट्री रही है कि अभी तक ये सबसे बड़ा कैश है जो रिकवर किया हो, या इससे पहले इतना बड़ा कैश रिकवर किया गया है कभी? मेरे ख्याल से ट्रैप के केस में तो फिर भी बड़ी बड़ी राशियां आती रही हैं। डीए के केस में संभवतः इतनी बड़ी राशि पहले एक साथ, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे है नहीं और इसकी बहुत महत्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और हमें अपनी पूरी इस टीम पे गर्व है जिन्होंने इसमें मेहनत करके, चाहे वो कांस्टेबल लेवल हो चाहे वो डीजी लेवल हो, उसके बीच के जितने भी अधिकारी हैं उन सब ने मिलकर ये काम किया है और महत्वपूर्ण केस है, बड़ा केस है, संभवतः ऐतिहासिक केस है। सर इसका पारिवारिक बैकग्राउंड सामने है क्या? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है कि किसके परिवार में है, लेकिन जो इनकम के हिसाब से, असेट के हिसाब से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, बहुत इनिशियल स्टेज है। आपके इन सवालों का जवाब इतनी इनिशियल स्टेज पे नहीं दे सकते। क्योंकि और दलालों का कोई बड़ा गिरोह होगा, क्योंकि इतनी लंबी और इतनी बड़ी फेहरिस्त है इनकी, जो जैसे आपने बताया 100 से ऊपर प्लॉट है और इतना कैश मिला है, तो क्या उन दलालों पर भी कोई कार्रवाई करी जाएगी या उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है? हम निरंतर, हमारे जो संसाधन हैं उनमें निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि जो दलाल हैं उनके बारे में जानकारी करें, उन पर सर्विलेंस रखें और ये कोशिश करें कि कोई भ्रष्टाचार का मामला अगर सामने आए तो हम कार्रवाई करें। आरोपी की रिटायरमेंट की बात करिए तो नजदीकी था, तो अगर एसीबी की नजर ना पड़ती तो वो तो निकल लेते। माला पहन के कई बार ऐसा होता है
जबकि हम लोग, क्योंकि ये काम जो होता है एक लंबा और धैर्यपूर्वक करने वाला काम होता है। कई बार तो वो बात होती ही नहीं है, कोई आदमी भ्रष्ट है आपकी नज़रों में या नहीं है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे कानून के तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई करने लायक काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक अलग बात है। उसके लिए हमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है, कभी केस बनते हैं और कभी नहीं भी बनते हैं। सर एक बार ये ब्रीफली बता दीजिए किस तरीके से इनको टारगेट करता था, धमकाता था, पैसे की डिमांड किस तरीके से ये करता था सभी लोगों से? वो FIR जब हो जाएगी आपको कॉपी दे देंगे। सर इसमें और भी अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं जो इनके साथ ही इस रिश्वत वाले मामलों में वो जुड़े हुए थे? अभी तक तो आए नहीं, अभी तक जो सामने है वो आपके सामने है। ठीक है सर। और आपको हम प्रेस नोट, ये जो प्रेस ब्रीफ बना हुआ है इसको भी देंगे। इसमें सौरभ आप थोड़ा बता दें इनको डिटेल्स थोड़ी जो आप बताना चाहें। सौरभ बताएंगे आप। तो एसीबी डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि कैसे रिश्वतखोरी के जो मामले सामने आ रहे थे उस पर एक्टिव मोड पर नजर आई है एसीबी, और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार इस तरीके की जो कोशिशें हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। जगह जगह छापेमारी की जो कार्रवाई है वो भी लगातार की जाती रहेगी। आपको बता दें कि सहीराम मीणा को कोटा में रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था और नारकोटिक्स विभाग का एडिशनल कमिश्नर ट्रैप हुआ था, और इसी मामले का जिक्र भी इनकी तरफ से किया गया। उसके बाद उनका जो यहाँ पे रहायशी मकान है जिसकी तलाशी लेने शरद चौधरी और पूरी टीम गई थी, पृथ्वीराज मीणा, महेश शर्मा, देशराज और आलोक शर्मा, उन्होंने जो वहाँ पाया वो डीजी साहब ने आपको भी बताया था। उसमें कुल मिला के उस 5 लाख को शामिल कर लें तो 2 करोड़ 35 लाख तो नकद प्राप्त हुआ है। 6.25 लाख के जेवर मिले हैं। 106 आवासीय भूखंड हैं जिनमें से 23 इन पति पत्नी के नाम है, पिता और पुत्र के नाम है। मतलब सहीराम मीणा के खुद के नाम से 23 भूखंड है, अपने बेटे के नाम से 23 भूखंड है, उनकी पत्नी के नाम से 42 भूखंड हैं, और इनके अलावा कुछ और भूखंड 2-2, 4-4 अलग अलग जगहों पे, कुल मिला के 106 रहायशी भूखंड हैं। 2 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है। 25 दुकानें हैं इनकी जो मिली, इनमें से कुछ गणपति प्लाजा में भी हैं, कुछ और जगहों पे भी हैं। एक पेट्रोल पंप मिला है, जिस पेट्रोल पंप की तलाशी में पेट्रोल पंप के आसपास का भी कोई भूखंड है जो इनके नाम से वहां मिला है। प्रेम गारमेंट्स नाम की एक फर्म इनकी चलती है, उसके बारे में पता चला है। एक विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने खोल रखी है, उसके कागजात मिले हैं। एक मैरिज गार्डन है, उसकी भी तलाशी ली गई, वहां कोई और कागजात या कोई वो नहीं मिले, पर वो मैरिज गार्डन इनके नाम का है। 4 कारें हैं, एसेंट, इनोवा, होंडा इमेज और मित्सुबिशी लांसर। 4 कारें हैं इनके पास। 4 ट्रक के कागज मिले हैं जो सभी वो 10 चक्का 12 चक्का वाले बड़े होते हैं। एक पेट्रोल टैंकर भी मिला है इनका। 5 बीघा कृषि भूमि है। 15 बैंक खातों के कागजात अभी तक हमें मिले हैं, और कुछ लॉकर्स के भी। उनको अभी हम खोलने और उनको रोकने की कार्रवाई करेंगे बैंक के साथ। 2 फ्लैट इनके दिल्ली में बसंत कुंज में और मुंबई में पवई में पाए गए हैं। ये कुल मिला के अभी तक इतनी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। एक और फर्म के कागजात मिले हैं जो MG टायर्स के नाम से है। इनके सारे बैंक खातों की अभी जांच पड़ताल होगी, इनके इनकम टैक्स रिटर्न्स की जांच पड़ताल होगी, इनके प्रॉपर्टी रिटर्न्स की जांच पड़ताल होगी, और फिर जैसा अभी डीजी साहब ने बताया, हम डिस्प्रोपोर्शनेट असेट का आय से अधिक संपत्ति के बारे में इनकी आगे कार्रवाई करेंगे। मैं और कुछ
तो ये भी इतिहास आगे पता चलेगा। ये सर बैंक और ये लोकल इनमें तो बहुत मिलेगा इसके उसका अभी बहुत कुछ मिलता है। बचपन से ले रहा था। जब आपके कस्टम आपकी अप्रेजर की तरह इन्होंने नौकरी ज्वाइन करी थी और वहां से ये आपकी जो जिज्ञासाएं हैं ये सब वो शांत वो होंगी तमाम जब हम उनसे पूछताछ करेंगे रिमांड में लेकर के, तो आपकी जिज्ञासाएं भी शांत करेंगे। सर ये जरूर पता करना है कि इनके गुरु कौन थे। सर आप कुछ बताना चाह रहे थे? सर वो दलाल का बैकग्राउंड सर बताओ ना सर। मैं ये कह रहा था, जैसा कि हमारे मित्र ने अभी कहा कि भाई वो कई दिनों से कार्रवाई नहीं हुई और अभी हुई, ऐसा क्या हो गया? तो वो हम लोग इसको जो करते हैं तो कई काम करते रहते हैं, कुछ फलीभूत होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एक लॉन्ग रन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो हम उसमें लगे रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं सोचता हूं कि हमें आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहिए कि बहुत सारी सूचनाएं, आदमी भ्रष्टाचार को सहन नहीं करे, उसको सूचनाओं को ला करके हमें देना चाहिए। जब वो हमें सूचनाएं देंगे तो हम एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे तो उन्हें और प्रोत्साहन मिलेगा, वो और सूचनाएं लेकर के आएंगे। तो इसमें जो है ज़रूर हमें ये सहयोग आपका हमेशा रहेगा, अपेक्षा रहेगी कि अगर किसी को भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी है तो वो उसको सामने लाए, वो हम तक पहुँचे, उसको गोपनीय रखा जाएगा, हम ये कार्रवाई भी करेंगे। और मैं इस संबंध में दिनेश अमन से भी अब गुजारिश करूँगा कि आपको दो शब्द बोले। ऐसे सारी चीज़ें सर ने बता दिया। एडजस्ट हो जाओ। और दिनेश एमएन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नहीं, वैसे दोनों सर्च ने सारी चीज़ें बता दी है। अभी जो प्रॉपर्टी के डिटेल्स मिलेंगे, जांच रिपोर्ट आएगा, उनको हम ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर करेंगे। और भी इनकी प्रॉपर्टी के बारे में और भी कोई जो लोग पब्लिक भी है कोई सूचना देगी और कोई इन्फॉर्मर से भी सूचना आएगा, उसके ऊपर भी जांच करेंगे। और साहब ने तो बता दिया कि जो भी अगर पब्लिक को भ्रष्टाचार की शिकायत मिले, हमारी नंबर भी है, हमारी सारे डिटेल्स वेबसाइट में भी नंबर है, और एसीबी को देंगे तो उसमें जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और जनरली कुछ लोगों को ये डर रहता है कि साहब हम हमारे ऊपर पीछा करेंगे और हमारे नाम आउट हो जाएगा। तो हम जब अगर वो नाम आउट नहीं होना चाहते तो हम अखबार में उनका नाम नहीं देंगे, सिर्फ एफआईआर में नाम रहेगा उनका। कभी कभी धंधे करने वालों को डर रहता है कि साहब दूसरों को पता चलेगा हमें काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए पूरी एसीबी की टीम डीजी साहब की, एडी साहब की डायरेक्शन में बहुत अच्छे काम करने के लिए तत्पर है। तो जो भी पब्लिक को जहाँ भी सूचना मिले हमें देंगे और बेहिचक होकर आएंगे। यहाँ आने के बाद ये गारंटी दे सकते हैं यहाँ आने के बाद कार्रवाई होगी। सर एसीपी की हेल्पलाइन और आमजन के अंदर क्या ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? क्योंकि आमजन आने से भी डरता है, जैसे आपने बताया कि आमजन को शायद मेरे ख्याल से यहाँ का ऑफिस का एड्रेस भी नहीं पता होगा। तो क्या ऐसा लगता है कि जागरूकता की थोड़ी सी कमी है, कुछ होना चाहिए ताकि उनके अंदर डर भी जो है कि यही तो आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं जनता को। यही तो हमने आपको इसी कार्य के लिए तो इसके लिए आप भी सहयोग करें, हम तो प्रयास करते ही हैं। आप सहयोग करें। हमारे अधिकारी बिल्कुल ओपन है, हमारे अधिकारी स्वागत करेंगे ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो हमारे पास ऐसी कोई सूचना लाना चाहता है या ऐसी कोई जानकारी हमें देना चाहता है। ठीक है सर, हम यही आपके माध्यम से लोगों तक यही पहुंचाना चाह रहे हैं। शरण आप चाय के लिए हाँ बस आपका कौन है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।